दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन जुयाल विस्परिंग हिमालय के माध्यम से फिर आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। ये वीडियो मैंने 2012 में बनाया था। वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कारण इसका दो हैं। एक तो मैं नौसिखिया था, दूसरा उस वक्त जून का महीना था और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। परंतु मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि कंटेंट वाइज मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का शीर्षक मैंने रखा है टेल ऑफ ए विलेज एंड ए टाइनी ग्लेशियर इन हार हिमालय ऑफ उत्तराखंड। जो गांव की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है कोसा, जो कि धौली गंगा के अपर जलागम क्षेत्र में स्थित है और हरिद्वार से इसकी दूरी लगभग 390 किलोमीटर और 12 घंटे का सफर आपको तय करना पड़ता है। पर इट्स वर्थ विजिटिंग दिस पर्टिकुलर विलेज, क्योंकि आप इस विलेज तक पहुंचने के लिए हिमालय के अलग अलग श्रृंखलाओं को क्रॉस करते हैं। पहले आप शिवालिक को क्रॉस करते हैं, फिर आप लेसर हिमालय को क्रॉस करते हैं और फिर आप हार हिमालय की तरफ आते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि हम हार हिमालय यानी की तरफ जा रहे हैं। जोशीमठ के काफ़ी नज़दीक का इलाका है और सामने जो आपको लैंडस्लाइड दिख रहा है ये टंगड़ी लैंडस्लाइड के नाम से जाना जाता है। ये लैंडस्लाइड 1970 में एक प्रलयंकारी बाढ़ अलकनंदा में आई थी जुलाई के महीने में। उस वक्त ये ट्रिगर हुआ था। न केवल ये लैंडस्लाइड ट्रिगर हुए थे, परंतु उस बाढ़ के कारण काफ़ी कस्बों में नुकसान हुआ था। और एक कस्बा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने आपको दिख रहा है, ये सामने एक छोटा सा गांव, उसका नाम है तिरोसी। और इस गांव के अपोजिट फ्लैंक में एक दूसरा कस्बा हुआ करता था, उसका नाम था बेलाकुची। बेलाकुची आज वहाँ पे स्थित नहीं है, उसका नामो निशान मिट चुका है। बाढ़ और हिमालय एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं और इन दिनों में बाढ़ की जो श्रृंखला है उनमें काफ़ी वृद्धि हुई, हम सब जानते हैं। अब चलते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जून का महीना है, इसलिए आपको जो अलकनंदा नदी है उसमें काफ़ी गाद आ रही है क्योंकि मेल्टिंग बढ़ चुकी है। अब ध्यान रखिएगा, मैं 2012 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आज 2023 है। आपको जस्ट ओरिएंट करने के लिए मैंने ये गूगल इमेज लगाई हुई है। इस गूगल इमेज में मैं आपको कोसा गांव की लोकेशन दिखा रहा हूँ, साथ में राजबाग जहां हम जाएंगे उसको भी दिखा रहा हूँ। उसका एक कंपेनियन ग्लेशियर है कोसा ग्लेशियर, वो भी आपको दिख रहा है। साथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैंने लगाई है जो येलो से डैश लाइन है, उसमें लिखा है मैंने हार हिमालय एक तरफ और ट्रांस हिमालय दूसरी तरफ। यानी ये लाइन जो है ये कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये टेक्टोनिक बाउंड्री हम बोलते हैं, जो कि टेथिस हिमालय जो समुद्र से बाहर निकला था वो और हार हिमालय को डिफ्रेंशिएट करता। 2012 में मेरे साथ 3 रिसर्च स्कॉलर थे। राइट में डॉक्टर सुनील हैं जो कि रेलवे की टनल्स में जियोलॉजिस्ट हैं आज की तारीख में। बीच में डॉक्टर पिंकी बिस्ट है जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट हैं और इनका शोध अभी भी ग्लेशियर्स पे बरकरार है। और उसके बाद हैं डॉक्टर नरेश राणा जो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन लोगों ने यह मकाम जहां आज वो पहुँचे हैं काफ़ी मेहनत से हासिल किया है। जून का महीना है और कोसा गांव वाले अब धीरे धीरे अपने गांव की ओर आने लगे हैं। हम पहुंच गए हैं कोसा गांव में। 2 तरह का आर्किटेक्ट आपको दिख रहा है। एक आर्किटेक्ट जो ट्रेडिशनल है लेकिन काफी बुरी हालत में है। एक आर्किटेक्ट वो है जो सरकार द्वारा बनाया गया आरसीसी का स्ट्रक्चर है। ये सुरेंद्र सिंह रावत जी है। तस्वीर 2012 की है, महीना है नवंबर का। सारे गांव वाले नीचे के इलाकों में चले जाते हैं, परंतु सुरेंद्र भाई इसी गांव में 12 महीने रहते हैं। इनके अंदर एक बहुत बेहतरीन हुनर है। वो हुनर ये है कि देवदार की लकड़ियों से ये बहुत बेहतरीन नक्काशी करते हैं। 2022 में मैं इस गांव में फिर से गया, सुरेंद्र भाई से मिला। ये सुरेंद्र भाई की 2022 की तस्वीर है। इनके चेहरे पे उम्र जरूर दस्तक दे रही थी, परंतु इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अब एक गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। गांव के अलग अलग जो कार्विंग को देख रहे हैं बड़ी यूनिक है। बहुत ही कम मैंने इस ढंग की कार्विंग ऊंचाई के इलाकों में प्रिजर्व हुई देखी। ये बताती है कि यहाँ के लोगों के अंदर लकड़ियों के साथ में नक्काशी करने का एक बहुत ही खूबसूरत हुनर था। ये पर्वत देवता का मंदिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मंदिर में लगभग 4 मंजिल हैं और हर मंजिल में एक टाई बीम लगी है। इनफैक्ट अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो इस मकान के अंदर में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आज की तारीख में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मकानों में होते हैं। इनफैक्ट उत्तराखंड या अन्य पार्ट हिमालय के जो ऊंचाई पे गांव हो या आर्किटेक्ट हो उसमें ये एलिमेंट देखने को मिल ही जाते हैं। ये यहाँ की लोकल महिलाएं हैं जो अपने परंपरागत परिधान के साथ एक कम्युनिटी हॉल में असेंबल हुई हैं ये चर्चा करने के लिए कि गांव का जो सामूहिक त्यौहार मनाया जाएगा उसका स्वरूप कैसा होगा और वो कहाँ होगा। बड़ी खुशी हुई है देख करके कि इस ढंग के निर्णय लेने में इनकी अहम भूमिका होती है। और लोगों के साथ साथ
जून के महीने में तराई से बकरियां भी ऊंचाई की तरफ आना शुरू करती हैं, क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू होती है और जो पास्चर्स हैं यानी अल्पाइन पास्चर बुग्याल जिसको बोलते हैं, उनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में घास की उपलब्धि होती है। ये बकरियां भी उस पास्चर्स में चलेंगी और लगभग 2-3 महीने वहाँ रहने के बाद फिर ये माइग्रेट करेंगी लोगों के साथ लोअर। अतीत में जब तिब्बत के साथ व्यापार हुआ करता था, ये इलाका जो तिब्बत के जो बॉर्डर हमारा है उससे लगभग 50 किलोमीटर पर, ये बकरियां अपने पीठ पे सामान ढोके जाती थी। मेल लगभग 10 किलो के करीब वजन लेता था और फीमेल जो थी करीब 5 से 6 किलो के लोड लेकर के तिब्बत के दर्रों को क्रॉस करके तिब्बत की मंडियों में जाए। आज व्यापार खैर बंद है। कोसा गांव का एक दूर सा दृश्य, एक नहर बनी है, बहुत ही खूबसूरत सी नहर, और इसमें जो पानी आ रहा है, ये पानी रेन वाटर से फीड हुआ स्ट्रीम का नहीं है, बल्कि स्नो मेल्ट और ग्लेशियर मेल्ट का पानी। यहाँ बताना है बहुत जरूरी हो जाता है कि ऊंचाई के इलाके यानी ट्रांस हिमालय के गांव ज्यादातर जो है वो ग्लेशियर या स्नो मेल्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, धुएं की मात्रा बढ़ती गई। हमें अंदेशा होने लगा कि शायद कहीं आसपास के जंगल में आग लगी हो। हमारा अंदेशा सही निकला। लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पे हमने जंगल को जलते हुए देखा। काफ़ी अचंभा हुआ कि यहाँ ना मनुष्य है ना कोई है। फिर ये जंगल में आग किस उत्तर नहीं था, पर जैसे जैसे वहाँ पे हो रहे गतिविधियाँ ध्यान से देखी तो हमें पता चला कि ये किस कारण से आग लगाई गई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हिमालय में वनस्पति एल्टीट्यूड से गवर्न होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वेजिटेशन का कैरेक्टर बदलता है। इस घाटी में भी नीचे के इलाके में हमारे पास देवदार था। अब हम इस इलाके में पहुंचे हैं जहां हमारे पास में वाइटिस पिंक ड्वार्फ रोडोडेंड्रॉन है, जो लगभग 3000 और 3500 मीटर के एलिवेशन पे मिलता है। उसके साथ में एसोसिएटेड है बर्च यानी कि भोजपत्र, और हम जैसे 4000 के आसपास पहुंचेंगे तो हमें जूनिफर मिलेगा, और जूनिफर के साथ साथ हमारे पास में अल्पाइन पास्चर्स होंगे। यह फोटोग्राफ हमने उस लोकेशन से लिया है जहां हम लंच के लिए रुके थे। यहाँ से आप देख सकते हैं जंगल ग्रेजुअली ख़त्म हो रहे हैं और सामने हमको मोरेन की रिजेस दिख रही हैं, और एक वैली जो है वो राजबांग की है और दूसरी वैली जो है वो कोसा ग्लेशियर की है। ट्रैक बहुत सिंपल है, वेल बीटन है, 2 से 3 फीट चौड़ा है और काफ़ी जेंटल है, परंतु रास्ते में जगह जगह स्नो एवलांच के कारण स्नो ब्रिजेस बने हुए हैं, जिसमें हमें काफ़ी केयरफुली क्रॉस करना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, हमें रास्ते में काफ़ी लोकेशंस ऐसी मिली जहां स्ट्रीम अभी भी फ्रोज़न कंडीशंस में थी, जिसको हम स्नो ब्रिजेस कह सकते हैं। ये इनफैक्ट ये पानी जो आता है इन स्ट्रीम्स में, ये सर्क ग्लेशियर से आता है, और विंटर में ये पानी इन नालों में फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब हम थोड़ी ऊंचाई गेन कर रहे हैं, लगभग हम 3000 मीटर के आसपास हैं, और मल्टीपल ऐसे स्नो ब्रिजेस को हम क्रॉस करते हुए अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन स्नो ब्रिजेस में एक बात खास करके ध्यान देने की होती है कि इनकी थिकनेस वेरी करती है, इसलिए जब भी इन्हें क्रॉस करें तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहीं सैलो थिकनेस की स्नो ब्रिज के ऊपर में कहीं अपना पाँव तो नहीं रख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बड़ा हादसा होने की संभावना।
हम आगे बढ़े तो एक छोटा सा मेल्ट आउट स्ट्रीम है जिसको हमें क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करने के बाद जो हैमॉक आप देख रहे थे, रिज देख रहे थे, वो रिज चट्टान की नहीं है, वो पत्थरों और मलबे की रिज है जिसको हम मोरेन कहते हैं। यानी ये बता रहा है कि ग्लेशियर इस लोकेशन पे जो 3800 मीटर का एलिवेशन है, इस लोकेशन पे राजबाग ग्लेशियर अतीत में आया था। ये हमारा रिसर्च का विषय भी कि कब आया था और क्यों आया था। यहाँ पे कुछ तंबू आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये टूरिस्ट के तंबू नहीं है, ये लोकल गांव वालों के तंबू है। ये आप क्यों आए हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पैनोरामिक व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ। हेजी है बिकॉज ऑफ द स्मोक, जो कि नीचे से स्मोक ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, उसके कारण क्लियरिटी काफ़ी कम है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिज हाइट से हम कहाँ पे लोकेट हैं इस वक्त, जहाँ हम 3-4 दिन रह के अपना अध्ययन करेंगे। और ये वो रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर तो नहीं, मैं बोल्डर शेल्टर बोलूँगा इसको। इतना बड़ा बोल्डर ग्लेशियर उठा के लाया है और इसी बोल्डर पे बकरी वालों ने अपने लिए एक छोटा सा आशियाना बनाया जिसको हमने ऑक्युपाई किया है कुछ दिनों तक, जब तक बकरी नीचे से नहीं आती है। हायर हिमालय में ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। सुनील भाई ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वो रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रोटी, क्योंकि बेलन उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने एक मेटल पाइप जो सेडिमेंट सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ी बेखूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, अब हम फील्ड की तरफ जा रहे हैं। एक रिकनेसेंस सर्वे करना हमें कि कहाँ कहाँ हमें मेजरमेंट्स लेने हैं। खास करके हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अतीत में ग्लेशियर्स ने अपना मलबा कहाँ कहाँ डिपॉजिट किया है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है तथा उसकी गहराई कितनी है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें जहाँ से हम कुछ सैंपल कलेक्ट करें और इन सैंपल्स का हम इस्तेमाल इन ग्लेशियर्स के एडवांसमेंट के टाइमिंग को डेट करने में करेंगे। यह एक पैनोरामिक व्यू है राजबाग और कोसा ग्लेशियर का। आप देख सकते हैं कोसा ग्लेशियर का जो स्नाउट है यानी उसका मुंह है वो काफ़ी पीछे है। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में कोसा ग्लेशियर और राजबाग ग्लेशियर आपस में जुड़े हुए थे। ये भी हमारा एक रिसर्च का विषय है कि इन दोनों ग्लेशियर का फ्रेगमेंटेशन कब हुआ होगा। दूसरी चीज़ आप इस ग्लेशियर में ये देखेंगे राजबाग में कि ये पूरा का पूरा डेब्री कवर्ड है। ये बड़ा यूनिकनेस होती है हिमालय में, खासकर उस हिमालय में जहाँ पे मॉनसून का डोमिनेंस होता है। जहां मैं खड़ा हूं और इसके ऊपर के जो इलाका आपको दिख रहा होगा, इतना एक जमाने में आइस का वॉल्यूम रहा होगा जब ये डिपॉजिट हुआ है। अब हमने इसका मेजरमेंट तो ले लिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये ग्लेशियर यहाँ पे कब आया था। जब सवाल कब का आता है तो हम लोग कब का पता अगर हम कर लेते हैं तो क्लाइमेट के हमारे पास जो डेटा है उससे हम ये भी बताने की कोशिश कर पाएंगे कि किस कारण से ग्लेशियर इतना एक्सपैंड किया था। अब जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ इस क्लिफ के फेस के अंदर में, वो एक्चुअली एक सैंड बॉडी है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये सैंड बॉडी हम इस्तेमाल करते हैं इसकी एज डेटिंग के लिए। उसकी मैं विस्तृत उसके इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगा, पर ये हम उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेटिंग, जिससे हम उसकी एज निकालते हैं। आज काफ़ी अच्छा काम हुआ। जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स थे हमने काफ़ी हद तक अचीव किए। वापस हम अपने गुफा में लौट आए हैं। रात का वक्त है, अब भोजन की तैयारी हो रही है। कहाँ से लाए रस यार? श्रीनगर से। स्वीट नहीं है? ठीक है। हाँ तो पकौड़ी खिला रहे थे, कहाँ रस का है? चिड़िया का बच्चा कहाँ बोलते हैं, उसका अंडा उधर है। देख रहा हूँ कि गुफा के अंदर कैसे मतलब अजीब फिलहाल हम लोग रह रहे हैं इसमें।
हम लोग साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के फुटबॉल में बैठे हैं। मान लो रात को एक थोड़ा भी सेस्मिक एक्टिविटी हुई और बॉर्डर अगर 1 सेंटीमीटर भी खिसक गया तो सारे के सारे चारों लोग इसमें फॉसिलाइज हो जाएंगे। ऐसा हुआ अतीत में। राजबाग और कोसा ग्लेशियर में 2 अध्ययन हुए। एक अध्ययन तो डॉक्टर पिंकी बिस्ट का था जो 2017 में पब्लिश हुआ। उनके अध्ययन के अनुसार राजबाग ग्लेशियर आज से लगभग 6000 साल पहले लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक था और इस आज जहाँ ये पहुँचा है लगभग इसको पहुँचने में 6000 साल लगे हैं। पर दूसरा एक महत्वपूर्ण अध्ययन पाठक और उनकी टीम के द्वारा 2022 में पब्लिश हुआ। उन्होंने सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का डेटा, इसके अलावा फील्ड वैलिडेशंस के द्वारा ये बताया, जो कि काफ़ी चिंताजनक है, कि पिछले 57 साल में राजबाग ग्लेशियर जो है लगभग 640 मीटर पीछे खिसका है और साथ ही जो स्नो लाइन है जो कि क्लाइमेट सेंसिटिव होती है वो लगभग 80 मीटर पीछे गई है। मतलब ये हुआ कि एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, खास करके ग्रीन हाउस गैसेस और ब्लैक कार्बन का इम्पैक्ट आज की तारीख में हिमालय के ग्लेशियर्स में या इसके क्रायोस्फीयर में दिखने लगा है। और एक नई समस्या जो हिमालय में कुछ एक वर्षों से उत्पन्न हुई है वो ये है कि जो अल्पाइन पास्चर का इलाका है वो लोकल लोगों के द्वारा काफ़ी बड़ी तादाद में पॉपुलेट किया जाता है। वजह उसकी है कीड़ा जड़ी वो कैटरपिलर फंगस है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए प्रति किलो कीमत मिलती है। ये कैटरपिलर फंगस जो है ये चाइनीज मेडिसिन में काम आता है। यह कैटरपिलर तब बाहर निकलता है जब स्नो मेल्ट होती है। 2012 जून के महीने में स्नो मेल्ट की प्रक्रिया काफी स्लो थी, इस कारण लोगों को उस तादाद में कैटरपिलर नहीं मिला। हो सकता है जो आग हमने मल्टीपल लोकेशन पे देखी ये मेल्टिंग को एक्सेलरेट करने की एक प्रक्रिया रही होगी। कैटरपिलर आज हर एल्टीट्यूड के गांव की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे रहा है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें इस बात की भी चिंता है कि जिस तरीके से आप कैटरपिलर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर उसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम और खास करके ग्लेशियर्स पे होता है तो हमें उससे वंचित होना। अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज 2022 एंड 2023 ने ये कहा कि ब्लैक कार्बन इन हाई हिमालय कंट्रीब्यूट टू फास्ट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। नाउ ये जो कंसर्न है ब्लैक कार्बन की हिमालय के ग्लेशियर्स के ऊपर में, आज भारत सरकार भी इसको लेकर के काफी चिंतित है। ग्लेशियर्स को बचाने की ही हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हमें इसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाना है, अन्यथा जैसे इस तस्वीर में छोटा बालक इस बर्फ को अपने हाथ में रख करके संभाल रहा है, ये परिस्थिति उत्पन्न न हो। फाइनली ये वीडियो मेरे गुरुदेव डॉक्टर R.K. पंचू को समर्पित है। आज जो कुछ मैं थोड़ा बहुत हिमालय के ग्लेशियर को समझ पाया ये उन्हीं का योगदान है। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के हिमालय में चलना सिखाया और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी वो हरदम मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपका आभारी हूँ फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन नवीन जुयाल विस्परिंग हिमालय। धन्यवाद।